हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रंजना पांडे और ये है मेरा हिस्ट्री का लेक्चर 2। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इसका टॉपिक है आकीट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। सीधे अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, उनका रीज़न क्या था कि क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, क्यों घूमते थे। तो जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले ये देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हमने जैसे पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि हम इस चैप्टर में 20 लाख को अपना आरंभिक बिंदु मानकर ही पूरी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर एक शब्द आपको ये क्लियर हो गया कि कब किसको मान के चलेंगे, 20 लाख वर्ष पूर्व रहा करते थे। आज हम उन्हें आकेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाता है कि किसको आकेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, जो इसी महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। और आकेटक खाद्य संग्राहक उनको क्यों कहा जाता था, क्योंकि भोजन का इंतजाम करने की विधि के कारण उनको क्या नाम दिया गया, आकेटक खाद्य संग्राहक। आकेटक मतलब शिकार करना, खाद्य मतलब अपने भोजन की, संग्राहक मतलब संग्रह करना। उनको आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने और पत्तियों एवं अंडे को इकट्ठा करते थे। आगे देखिए, आकेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि खाद्य संग्राहक जो समुदाय के लोग थे उनके रीज़न एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने के क्या क्या कारण थे। तो आपको 3 तो कारण सेम दे दिया जाएगा जो आपकी बुक्स में दिएगा, एक कारण अलग से दे दिया जाएगा। तो उसमें आपको ध्यान से इन चारों कारणों को देखना है। पहला कारण कि वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक, पहला आपका क्या है कि वो एक ही दिनों पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में। तो पहला हो गया कि वहाँ की जो संपदा थी, वन संपदा, उनको कम कर देते थे, नष्ट कर देते थे, तो भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाते थे। दूसरा कारण, सेकंड देखिए, कि जानवर अपने शिकार या फिर हिरण और मवेशी चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए, यानी कि जो जानवर होते थे जंगल में, वो भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपना शिकार करने के लिए जानवर, और जानवरों का शिकार करने के लिए मनुष्य उसके पीछे जाता था। तो दूसरा कारण इसका ये हो गया। पहला कौन सा था कि जब एक जगह की संपदा खत्म हो जाती थी, जानवर खत्म हो जाते थे, पौधे खत्म हो जाते थे, इसलिए जाते थे। दूसरा, जब मवेशी अपने शिकार के लिए दूसरी जगह जाते थे, उनका पीछा करते हुए ये उनके पीछे जाते थे। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तीसरा कारण क्या था, पेड़ पौधों, तीसरा क्या था, पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्रकार या प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। तो आपको तीसरा कारण क्या था कि पेड़ पौधों को मतलब उनकी अलग अलग मौसम में, जैसे आपने देखा होगा कि अभी भी हमें क्या होता है, सीजनल सारी चीज़ें मिलती हैं, तो तब भी वो लोग किसके लिए जाते थे, पेड़ पौधों की तलाश में। पहला, एक जगह पे जब वो हो जाते थे, जब सीजन में कहीं एक जगह पे रहते हैं, दूसरे सीजन में दूसरी जगह पे रहते हैं। तो तीसरा रीजन आपका ये हो गया, तीसरा कारण। चौथा कारण था पानी। कभी कभी क्या होता था, जो पानी होता था वहाँ का, नदियाँ झीलें जो पेड़ पौधों को उगाते थे, तो वो बिना पानी के क्या है, संभव नहीं है जीवन। तो इसके लिए भी वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। नदियाँ सूख जाती थी या झरने झीलें जो भी थीं वो सूख जाती थी, तो इनके लिए भी क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आगे देखिए, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं, यानी अब हमारा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, आगे देखिए, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अभी जैसे हमने पढ़ा, 4 रीज़न पढ़े कि किसके कारण मतलब लोगों के बारे में हमें कैसे पता चलता है, लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे कि उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, कि इसके रीज़न थे कि पहला कारण ये था, दूसरा कारण ये था कि नदियाँ सूख गई थी, लेकिन अब ये जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविदों, क्या वर्ड आया, पुरातत्वविदों, ये वर्ड हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, याद करिए क्या है, पुरातत्वविद किसे कहते हैं। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आकेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे, यानी कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो आकेटक खाद्य संग्राहक थे, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। वो क्या करते थे, उनका यूज़ करते थे। यह संभव है कि लोगों ने
अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों के औजार बनाए हों। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। पूछा जाता है कि किस किसके आरंभिक काल में आरंभिक काल में जो लोग थे आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक जो थे, उन्होंने किस किस के औजार बनाए थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के। पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के। आगे देखिए, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट औजार का वो अलग अलग यूजेस करते थे। जैसे जानवरों की खाल उतारने के लिए, कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले या वाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं आपके औजारों की, जो आर्किटेक्ट, जो खाद्य संग्राहक थे, जो यूज़ करते थे। रहने की स्थिति का निर्धारण करना, ये आपके मैप के द्वारा दिया गया है। ये आप एक बार मैप देख लीजिए। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि रहने की जगह का मतलब लाल त्रिकोण वाले स्थान में वो स्थल हैं जहाँ आर्किटेक्ट खाद्य संग्राम को होने के प्रमाण मिले हैं। अब जैसे हम इसमें देखेंगे तो क्या कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वो जगह जहाँ पर उनके वो मिले हैं, प्रमाण मिले हैं आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक के। तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा, आपके 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो अब हमने ऊपर पढ़ा कि जहाँ पर त्रिकोण है, तो हमें पता चल गया कि एक तो कौन सा है, कुर्नूल गुफाएं, होंगसी और भीमबेटका, ये हमें दिख रहे हैं पिक्चर में। तो ये तीनों कैसे हैं, और तो कोई नहीं दिख रहा है त्रिकोण में। अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और बोल दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर खाद्य आर्किटेक्ट संग्राहक के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो आपको इन तीनों को याद करना है कि कौन सा है, हुस्गी, कुंडुल गुफाएं और भीमबेटका। इसके अलावा जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नहीं में आ जाएगा, कि जो नहीं है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ये ऊपर देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ वे आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान पर आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानों को, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट्स थे उनको ही दिया गया है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। और आगे देखिए, भीमबेटका पूछा जाता है, भीमबेटका कहाँ पर है। तो भीमबेटका आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पर उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। कहाँ पर हैं, ये जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं, कौन सी नदी के किनारे हैं। तो आपका होगा ये गुफाएं नर्मदा नदी के घाट के पास हैं। आगे देखिए, ये चित्र दिए गए हैं, ये आपके एग्जाम की कोई वो नहीं, पिक्चर्स दी गई हैं। आगे नेक्स्ट, पुरास्थल, ये इंपॉर्टेंट है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरास्थल क्या है। तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पुरास्थल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए, यानी यूज़ किया और बाद में छोड़ दिए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। उन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। तो यहाँ पर बस इतना इम्पोर्टेंट है कि पुरास्थल किसको कहते हैं, कि जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। आग की खोज, यहाँ अब आग की खोज कहाँ पर हुई, ये पूछा जाता है कभी कभी कि आग की खोज कहाँ हुई। तो एक जगह दी गई है, कुर्नूल गुफा, वहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। क्या मिला है वहाँ पर, राख के अवशेष। इसका मतलब आरंभिक लोग, अगर राख के अवशेष मिले तो लोगों ने क्या आइडिया लगा लिया कि जो आरंभिक के लोग थे वो आग जलाना क्या हो गए थे, सीख गए थे। इस्तेमाल के लिए कई कार्य होगा, और अब आइडिया लगा रहे हैं कि आग का इस्तेमाल उन्होंने किस लिए किया होगा। प्रकाश के लिए किया होगा, मांस भूनने के लिए, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया होगा, ऐसा आइडिया लगाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए थोड़ा। नाम और तिथियां, जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल, यानी कि जिसको आरंभिक काल कहते हैं उसको पुरापाषाण काल भी कहते हैं। कभी कोई क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आप पुरापाषाण काल के अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों यानी पुरा या प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। किससे बना है, प्राचीन और पाषाण। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है, यानी ये किसको बताता है कि प्राचीन काल में जो ये माना हुआ पुरापाषाण काल, उसमें पत्थरों के औजारों का ज़्यादा महत्व था। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से
12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। क्वेश्चन एक बार आपके सीटेट में पूछा जा चुका है कि पूरा पाषाण काल की काल अवधि बताइए, तो ये आपका हो जाएगा 20, आपका यहाँ से हो जाएगा ये 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया। विभाजन भी पूछा गया है, आरंभिक काल, मध्यकाल, ये इम्पोर्टेंट्स हैं, जो भी ये दिया गया है इम्पोर्टेंट्स है एग्जाम के लिए, और उत्तर प्रापाषाण काल। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रापाषाण काल को क्या बोलते हैं, आरंभिक काल। इसका काल विभाजन काल टाइम कब तक है, तो इसका टाइम है आपका 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर प्रापाषाण काल। और जो इतिहास की, मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। आगे देखिए, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव कहते हैं, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये यहाँ से, कि मेसोलिथ, ये पूछा गया था, मेसोलिथ किसको कहते हैं, मेसोलिथ किसको कहा गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सीटेट में। तो मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग, ये हमने कि मेसोलिथ किसको कहते हैं, मध्य पाषाण युग। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे और हंसिया। ये बस क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है कि मेसोलिथ क्या है, मध्य पाषाण युग, और इसका समय कब से कब तक है, तो 12,000 से 10,000 तक। माइक्रोलिथ, लघु पाषाण, ये आपका इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, यानी जब आपका मेसोलिथ 10,000 साल पहले तक हो गया, तो नेक्स्ट जो युग स्टार्ट होगा वो कब से होगा, 10,000 साल पहले से। इसे नवपाषाण युग कहा गया। और इसका मतलब होता होगा, नवपाषाण काल का क्या मतलब होता होगा, ये आप आगे के अध्याय में पढ़ोगे। नेक्स्ट देखिए, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया को जलवायु में बड़े बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगी। यानी कि जैसे आज क्या है, आज बहुत ज़्यादा भी गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन पहले इतना ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों के घास के मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जैसे जलवायु क्या हुआ, बदली, तो लोगों को क्या हुआ, जलवायु में बदलने से घास बढ़ने लगी और घास को खाने वाले जानवर भी बनने लगे। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के लिए समय की जानकारी हासिल करने लगे। यानी उन्होंने क्या किया कि जो लोग इनके ऊपर डिपेंड थे, तो उन्होंने इनको जाना कि गाय, बारहसिंगा, हिरण जो जानवर हैं, इनकी आदतों को जाना, इनके प्रजनन के समय को जाना, और उसके बाद इनको पकड़कर पालने की बात सोचने लगे। इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जानवर थे, तो हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय। खेती और पशुपालन की शुरुआत, तो इम्पोर्टेंट से वही देखेंगे हम। इसी तरह लोग यहाँ से देखिए, धीरे धीरे लोग इस भोजन का, शायद महिलाएं, ये पूछा जाता है कि जो पहले जो काम होता था क्या उसमें पुरुष करते थे या महिलाएं करती थी। तो यहाँ से देखिए, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान, पूछा जाता है फसल के बारे में, कौन सी फसल थी, तो गेहूँ, जौ और धान। शायद महिलाओं और पुरुष बच्चों इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। यानी कि जैसे जैसे फसल होने लगी तो उनको क्या कर दिया, कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे, ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार वो धीरे धीरे क्या बन गए, कृषक बन गए। फिर जानवरों को आकर्षित करने लगे और जानवरों को पालतू बनाने लगे। सबसे पहले बनाया गया वो क्या था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले किसको बनाया था, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले जिसको पालतू बनाया गया क्या था, कुत्ते का जंगली पूर्वज। उसके बाद आपका भेड़ है, बकरी, गाय, सूअर और भी जानवरों को बनाने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग जानवरों को के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए। यानी कि जो जंगल के और जानवर होते थे, जैसे जो गाय है, बैल है, जो इनको आक्रमण करते थे जंगली जानवर, उनसे वो क्या करने लगे, इनको बचाने लगे और इस तरह से वो क्या बन गए, पशुपालक बन गए। बसने की प्रक्रिया पूछा गया है क्वेश्चन, बसने की प्रक्रिया क्या थी। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने के लिए बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। यानी कि जिनको जंगली पौधे होते हैं और एक जंगली जानवर होते हैं। जैसे हमने पिछले अभी पढ़ा है
कि उनको जब जंगली मानव कैसे बना, पशुपालक कैसे बना कि जब उनको और जो जंगली जानवर थे उनसे उन जानवरों को बचाया और उनको, इसलिए वो क्या बन गए, पशुपालक बन गए। तो बसने की प्रक्रिया कैसे शुरुआत हुई, जब लोग कृषि करने लग गए, कृषक बन गए, पशुपालक बन गए, तो इसकी वजह से यह बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्हें पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनमें बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने या अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें और पक्के दानों को बाहर संभाल सकें। यानी ऐसे अनाजों का चयन करने लगे और ऐसे जानवरों का चयन करने लगे जो बीमार कम हों। इसी तरह से तभी तो उनकी बसने की प्रक्रिया क्या हुई, शुरुआत हो गई। यहाँ पर बस यही इंपॉर्टेंट है कि बसने की प्रक्रिया किस तरह से हुई। और पूछा जाता है किस साल में हुई बसने की प्रक्रिया। दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है करीब 12,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई, 12,000 साल पहले शुरू हुई। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। ये है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी, गेहूँ और जौ। और सबसे पहले बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। कुत्ते के बाद भेड़ बकरी, अभी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कौन था, कुत्ता था, और उसके बाद भेड़ और बकरी। नवीन जीवन शैली, यहाँ से कुछ ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है, आगे देखते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही जाती है। जैसे 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 हम जानवरों को पालेंगे तो उनका क्या है, संख्या बढ़ती जाएगी। दूध प्राप्त हो सकता है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यानी कि पशुपालन क्या है, भोजन के भंडारण का एक तरीका। कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। यानी कि कहाँ कहाँ हमें मिले हैं। पैसे तो पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इंपॉर्टेंस बस पॉइंट देखिए, कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों का नमूने का अध्ययन करती हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। यानी कि जो जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं, इनसे लगाते हैं कि ये अवशेष जब फसल करते होंगे तभी तो अनाज के अवशेष आए। ऐसा लगता है गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। मतलब लोग आइडिया लगाते हैं या तो वो गलती से जल गए या फिर जानबूझ के जलाए गए होंगे। इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। जीवन की ओर, यानी कैसे कैसे धीरे धीरे वो जीवन की ओर चले। बुर्ज होम पूछा गया है, बुर्ज होम किसका प्राचीन नाम था, तो ये वर्तमान कश्मीर में है। ये कहाँ पे बुर्ज होम, ये एक पुरास्थल है, तो ये अभी कहाँ पर है, कश्मीर में। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास, जिसको क्या बोला गया, गर्तवास कहा गया। तो गर्तवास किसको बोला जाता है, जब लोग जमीन के नीचे, जैसे जमीन के नीचे उन्होंने जो घर बना लिया, जैसे इग्लू बोलते हैं, वो कहाँ पर बनाते थे, बुर्ज होम में। और ये वहाँ पर अवशेष मिले हुए हैं। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यानी ये पूछा जा सकता है कि गर्तवास कहाँ पर था, तो बुर्ज होम में। और किस तरह के थे, जो लोग जमीन में गड्ढे खोद कर बनाते थे, सीढ़ियाँ होती थी, ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की भी जगह मिली हैं, जिससे लोग मान सकते हैं कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं। हाँ, इसीलिए इसको यहाँ ये इम्पोर्टेंस है कि पत्थरों के औजार मिले हैं। इसमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युग उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए इसे नवपाषाण काल, यानी कि इसको नवपाषाण काल क्यों कहा गया, कि जो पुरापाषाण काल के औजार थे उनसे ये थोड़ा भिन्न थे, इसलिए इसको क्या कहा गया, नवपाषाण काल। ओखली और मूसल का प्रयोग, अनाज, ये दिया गया है कि किस किस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर नवपाषाण काल में क्या मिला है, मिट्टी के बर्तन में मिले हैं। क्या मिला है, मिट्टी के बर्तन। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग करने के लिए, बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। ये धीरे धीरे नवपाषाण काल की बातें बताई जा रही हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, यानी मेहरगढ़ में एक जगह है, जो मेहरगढ़ भी हमें जो खुदाई में पाया गया है। ये ईरान जाने वाले सबसे मृत्यु रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, यहाँ पर पाया गया है। जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार,
मतलब ये पूछा जाता है मेहरगढ़ की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ से देखिए मेहरगढ़ में चौकोर आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं और यहाँ से विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियों की भी हड्डियाँ मिली हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे। संभवतः कुछ भंडार के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधियों उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख दिया जाता था। यानी ये पूछा जाता है मृतक मेहरगढ़ की कुछ विशेषताएं बताइए, तो कुछ दे दिए जाएंगे आपको। और यह निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेहरगढ़ की नहीं है। तो ऐसी कब्रें मिली हैं। कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ये मेहरगढ़ की उसमें मिला है कि ये आपको दिख रहा है मेहरगढ़ की कब्र का चित्र कि यहाँ पर एक ये मृतक के साथ में किसको दफनाया गया है, एक बकरी को भी। तो लोग क्या मानते थे कि मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, जो ये मानते थे कि आगे भी मरने के बाद भी लोगों को खाने की ज़रूरत होती होगी। बस यही इस चैप्टर में आपका इम्पोर्टेंस है। तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आज आपको मेरी क्लास कैसी लगी, और आप कमेंट्स बॉक्स में अपना वो करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को अपने शेयर करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।